हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। अगर आपको इस 20 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरीके के लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल एमसीक्यूज़ के लिए आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, आप उसे प्रेस ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस। नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकंड है, ड्यू एग्जीक्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ अ पावर ऑफ अटर्नी शैल बी प्रिज्यूम्ड अंडर सेक्शन 85 ऑफ द एविडेंस एक्ट व्हेन एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय। यहाँ क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जो पावर अटर्नी एग्जीक्यूट या ऑथेंटिकेट होगा, कब मानेंगे कि वो वैलिडली अंडर सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। तो अगर वो एग्जीक्यूट होगा बिफोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगर वो एग्जीक्यूट हुआ है, ऑथेंटिकेट हुआ बिफोर जज, मजिस्ट्रेट और नोटरी, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट का अप्लाई होता है तो क्या चीज़ पे अप्लाई होता है? एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियन, लीगल प्रिजम्पशन। तो ये अप्लाई होता है ऑप्शन नंबर डी, लीगल प्रिजम्पशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट शुड बी टेकन बाय हुम। सेक्शन 9 के तहत एविडेंस एक्ट का जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 57 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विथ। सेक्शन 57 जो है एविडेंस एक्ट का, वो डील है, संबंधित है किससे? तो वो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट से। सेक्शन 74 डील करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट को, और 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेक्शन 23 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विथ ऑप्शन ए, रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस, माफ कीजिए, रेलेवेंसी ऑफ एडमिशंस इन सिविल केसेस, रेलेवेंस ऑफ ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंस ऑफ ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेलेवेंस ऑफ एडमिशंस इन सिविल केसेस। और देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन 23 एविडेंस एक्ट का कोई एक्सेप्शन है, तो उसका एक्सेप्शन आपको दिया हुआ है सेक्शन 126 में एविडेंस एक्ट का, इसे आप याद रखिएगा। सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 23 का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक इज कॉल्ड एज। जो गवाह बोल नहीं सकता है, उस विटनेस को हम किस नाम से जानेंगे? तो वो होता है डम विटनेस। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर 5 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विथ ऑप्शन ए, ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन सी, बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑप्शन डी, विटनेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस चैप्टर 5, माफ कीजिए, ओरल एविडेंस चैप्टर 4 है, से डील करता है। चैप्टर 6 बताता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ। तो चैप्टर 5 डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है,
ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट? ऑप्शन ए कंक्लूसिव प्रूफ, ऑप्शन बी नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, ऑप्शन सी इज सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव इन नेचर, ऑप्शन डी आइदर ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव इन नेचर। ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट इज सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव इन नेचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द की वर्ड अंडर सेक्शन 113B of Evidence Act 1872 are shall presume, leaving no option with a court but to presume an accused brought before it of causing a dowry death guilty of the offence। इसका साफ तौर पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किस केस में कहा था कि सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मैटर उठता है और वो सेल्फ प्रिज्यूम से डील करता है तो उसमें कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है उस फैक्ट को जिसका जिक्र सेक्शन 113B में किया गया है उसको प्रिज्यूम करने के अलावा। ये किस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? वो केस है ऑप्शन बी, माया देवी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 ऑफ द CPC? ये जो रूल है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का, ये सेक्शन 11 CPC के कौन से एक्सप्लेनेशन में है? तो ये है एक्सप्लेनेशन नंबर 4, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ केविएट अंडर CPC इज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डेज, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स in Sardar Satpal Singh versus Saroj Shukla and others held that to attract a bar under order 2 rule 2 of CPC, specific pleading and specific issue in that regard is necessary? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो कोर्ट था जो ये डिसाइड किया था सतपाल सिंह वर्सेस सरोज शुक्ला एंड अदर्स, इस केस में वो कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशू रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन कैन बी ट्राइड एज ए प्रिलिमिनरी इशूज। क्या कहता है कि जो भी इशू जिसका संबंध कोर्ट के जुरिसडिक्शन से है उस पर जो ट्रायल होगा एज ए उसको माना जाएगा प्रिलिमिनरी इशू। ओनली कब? व्हेन इट कैन बी डिसाइडेड विदाउट रिकॉर्डिंग एनी एविडेंस, जब वो डिसाइड होगा विदाउट रिकॉर्डिंग एनी एविडेंस तभी। ये जो प्रिंसिपल है ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फुल बेंच के द्वारा डिसाइड हुआ था। किस केस में? तो वो केस का नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, रामदयाल वर्सेस MS पन्नालाल। रामदयाल वर्सेस MS पन्नालाल के केस में ये तय हुआ था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फुल बेंच के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच रूल ऑफ ऑर्डर 39 ऑफ द CPC, कौन सा रूल है ऑर्डर 39 CPC का, विच प्रोवाइड दैट एन इंजंक्शन डायरेक्टेड टू द कॉर्पोरेशन इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कॉर्पोरेशन बट ऑल्सो ऑन ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन हुज पर्सनल एक्शन इट सीक टू रेस्ट्रेन। तो ये रूल है रूल 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि अगर मान लो इंजंक्शन इशू हुआ है कॉरपोरेशन के अगेंस्ट तो वो सिर्फ कॉरपोरेशन पे ही अप्लाई नहीं होगा, उनके मेंबर्स पे भी अप्लीकेबल होगा। ये कौन सा रूल कहता है ऑर्डर 39 का CPC? रूल 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 16। एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी मेड बाय पार्टी आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड विद इन 30 डेज, माफ कीजिए ऑप्शन ए विद इन 3 months, 30 डेज, 90 डेज, ऑप्शन डी 40 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करना है तो इसके लिए अप्लाई कब करना पड़ेगा? तो जिस डेट को आर्बिट्रल अवार्ड रिसीव्ड हुआ है उस डेट से 3 महीना के भीतर, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए, 3 month के भीतर अप्लाई करना होगा सेट असाइड करने के लिए आर्बिट्रल अवार्ड।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 लेट डाउन इन। जो रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में, वो किस सेक्शन में डील है? तो वो है सेक्शन 75। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिमिनल ट्रायल में, इन अ क्रिमिनल ट्रायल व्हेन अक्यूज्ड गिव्स एविडेंस ऑन ओथ इट इज वॉलेशन ऑफ। अगर मान लो सेक्शन 18 कहता है कि अगर हम लोग समझते हैं कि अगर किसी क्रिमिनल ट्रायल में एक्यूज एविडेंस देता है ओथ पे, तो क्या ये वॉलेशन है आर्टिकल 22 का, 21 का, 19 का, या इनमें से किसी भी आर्टिकल का वॉलेशन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगर एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज ओनली यूज इज टू कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबोरेट द मैटर देयर ऑफ, हेल्ड इन विच केस। यहाँ पे क्या कह रहा है, समझो बात को। यहाँ कहता है कि एफआईआर जो है सेक्शन 154 के तहत सीआरपीसी का, उसको अगर हम नहीं मानते हैं कि वो एक प्रकार का सब्सटैंटिव एविडेंस है, तो इसका एकमात्र यूज किस केस में यह कहा गया था कि इसका एकमात्र यूज ये है कि आप एफआईआर का इस्तेमाल सिर्फ गवाहों को कॉन्ट्राडिक्ट, सबूतों को कॉन्ट्राडिक्ट या कोरोबोरेट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये बात एफआईआर को लेकर किस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो वो केस है शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डैश सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विथ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 164A। मेडिकल एग्जामिनेशन विक्टिम ऑफ रेप का सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है? तो वो हो जाएगा सेक्शन 164A। तो ये हो गया 20 MCQs आज के लिए। बाकी इसी प्रकार के MCQs के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें कंक्लूड बताइए कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं इस वीडियो के रिस्पेक्ट में। अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अंततः आप लोगों से इतना ही बोलूँगा दोस्तों कि आपका अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।